आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जो विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद के संदर्भ को लेकर के और ये आज हमारा दूसरा वीडियो है जो आपके सामने है। कल हमने बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े किए थे, उनके अभी तक कोई जवाब नहीं आए हैं। आज हम कुछ और सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने सो कॉल्ड योग, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि वो योग के संपूर्ण ढांचे में नहीं आता उनका योग के नाम पर वो सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन उन्होंने योग शब्द को इतना पॉपुलराइज किया, इतना ज़्यादा फैलाया और इतना ज़्यादा उसके लिए जन जागरण किया कि उनके इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता। योग के नाम पर उन्होंने जो भी एक्सरसाइज वगैरह करवाई है, उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर एलोपैथी में भी कई डॉक्टर्स ने अपना पूरा कमिटमेंट दिखाया लोगों के प्रति, मरीजों के प्रति, और कोरोना में बहुत समर्पित भाव से काम किया और कई डॉक्टर्स ने अपना बलिदान तक दे दिया। मुझे उनके प्रति और उनके परिवारों के प्रति बहुत गहरी संवेदना है। वाकई उनकी भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि मैं स्वयं अपने परिवार में देखता हूं, मेरी दोहित्री 24 घंटे में से 12 घंटे पीपीई किट पहन करके और कोरोना में इंटेंसिव केयर यूनिट में काम कर रही है। 6 घंटा लगातार काम करती है, 6 घंटे का ब्रेक मिलता है, 6 घंटा वापस ड्यूटी पे आईसीयू में। अब आप सोचिए कि वो 6 घंटा ड्यूटी करती है, तो हॉस्टल से आते समय नहाना धोना और भक्तामर पाठ वगैरह सारा कर कुरा करके वो आती है, और 6 घंटा पूरा ड्यूटी करके पीपी किट पहन करके ड्यूटी करके और जा करके नहाती है। नहा करके वो कब खाना बनाएगी, कब खाएगी, कब क्या काम करेगी और कितना नींद निकालेगी, आप सोचिए। और 6 घंटे वापस ड्यूटी देना है। इस तरह से 6 घंटे ड्यूटी, 6 घंटे विश्राम, 6 घंटे ड्यूटी, तो 24 घंटे में 12 घंटा और ड्यूटी देती है। अब वो बाकी के जो बीच में 6-6 घंटे का जो होता है, उसके अंदर खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ है, और सोना, तो कितना उसको टुकड़ों टुकड़ों में सोना को पड़ता है। तो काफ़ी उनके ऊपर जितना गर्व किया जा सके ऐसे डॉक्टर्स के प्रति उनको डॉक्टर्स के प्रति गर्व करना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टरों ने लूट में भी बहुत हिस्सा किया है। अधिकांश डॉक्टर ऐसे ही हैं जिन्होंने लूटने का काम किया है हॉस्पिटल वालों से मिल करके, और निजी अस्पतालों ने करोड़ों रुपया कमाया है इस कोरोना में। आपदा में अवसर का पूरा लाभ लिया है उन्होंने, और क्या उसके अंदर डॉक्टरों का सहयोग नहीं मिला उनको? तो इसलिए डॉक्टरों का केवल एक पक्ष देखना ठीक नहीं है, उनकी कमजोरियों को भी देखना चाहिए, और उनकी जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से उन्होंने जांचों में कमीशन, दवाइयों में कमीशन, जो धंधा बना रखा है, ये पूरा का पूरा एक मकड़ जाल है, इसको भी देखना चाहिए। दूसरा, आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत गंभीर सवाल है। दवा कंपनियों द्वारा बुने गए जाल और सरकारी प्रोत्साहन की बदौलत एलोपैथी ने और डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की की है, लेकिन यह न तो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और न ही निर्दोष चिकित्सा पद्धति। चाहे इसकी एंटीबायोटिक दवाएं हो, स्टेरॉइड हो, पेन किलर्स हो, या किसी भी बीमारी का उपचार हो, वह निर्दोष नहीं है।
बल्कि एक बीमारी का उपचार दूसरी नई बीमारी देर सवेर जरूर पैदा करता है। यह अभी काफ़ी आधी अधूरी चिकित्सा पद्धति है। बहुत आपात स्थितियों में ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। खैर, मैं तो इसका उपयोग करता भी नहीं हूँ, ना मैं एलोपैथी की दवाई लेता हूँ, ना होम्योपैथी लेता हूँ, ना आयुर्वेदिक लेता हूँ। किसी भी गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी मेरी दवाई मात्र का त्याग है। लेकिन दवाइयों की पोल पट्टी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी जो किताबें हैं, इन किताबों के पीछे भी मेरा बिल्कुल कंप्लीट डिक्लेरेशन है। आप मेरी बात सुनते सुनते इसको पढ़ सकते हैं आराम से। कार्डियक अरेस्ट के दौरान हार्ट को फिर से काम करने की स्थिति में लाने के लिए एड्रेनलिन युक्त दवाइयां इस्तेमाल करने से ब्रेन डैमेज होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए एड्रेनलिन का इस्तेमाल सबसे आखिरी विकल्प होता है। यह हार्ट में न सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ा देता है बल्कि दिल की धड़कन को वापस लौटाने में भी मदद करता है। हालांकि यह दिमाग में मौजूद बेहद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यानी रक्त की धमनियों में खून के प्रवाह को कम भी कर सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो सकता है। ऐसा होते ही इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है और किडनियां फेल हो जाती है। आजकल ब्लड कैंसर के मरीजों को थाइलिडोमाइड दवा दी जा रही है, लेकिन थाइलिडोमाइड से विकलांगता आती है। इसका कुष्ठ रोगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किंतु यह आत्मघाती सिद्ध हुई है। ब्राज़ील व अन्य देशों में इस पर रोक है। यदि आपको दिल का रोग है तो इसके लिए दी जाने वाली दवाएं कब्ज करती हैं और कब्ज हृदय रोगियों के लिए घातक है। यदि आपको नज़ला, जुकाम, निमोनिया है तो इसके लिए दी जाने वाली दवाएं भी कब्ज करती हैं और कब्ज, जुकाम आदि के लिए घातक है। यदि आप डिप्रेशन, तनाव और अन्य मानसिक रोगों के लिए दवाएं ले रहे हैं तो उनमें भी बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट हैं, जिनमें कब्ज, मोटापा, युवतियों की माहवारी बंद हो जाना और ऐसे ही बहुत से इसके गंभीर दुष्परिणाम हैं। इसी प्रकार अन्य बीमारियों का हाल है। हार्ट के लिए जो टिश्यू वाल्व बनाया जाता है वह पशुओं के टिश्यूज से बनाया जाता है। शुगर, थायराइड आदि की दवाओं में क्या होता है, सुनेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। इतना जान लीजिए कि यह मांसाहार है। थायराइड की गोली में जहाँ सुअर की चर्बी है, वहाँ शुगर के लिए दी जाने वाली इंसुलिन में भी पशुओं की चर्बी होती है। आपके जितने भी कैप्सूल हैं वे जिलेटिन पाउडर से बने हैं, जो पशुओं की हड्डियों का चूरा है। अंग्रेजी दवाइयों में अल्कोहल, मछली का तेल आदि होते हैं। कई दवाएं जिनमें एंटीबायोटिक भी हैं आपकी किडनी पर सीधा हमला करती हैं। कई दवाओं की भूल से भी डोज ज़्यादा हो जाए तो आपका बीपी एकदम लो हो सकता है और एक साथ दोनों किडनियां फेल हो सकती हैं। हमारे देश में कई ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही है जिनके भयंकर दुष्परिणामों के मद्देनज़र कई देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कई ऐसी दवाएं हैं जो सरकार से अप्रूव भी नहीं है। यदि आप एसिडिटी की गोली नियमित लेते हैं तो जीवन में कभी भी कैंसर आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है। आपकी किडनियां बेकार हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ उन सब के तथ्य मैं कभी भी किसी के भी सामने रखने के लिए तैयार हूँ। और ये जो खतरनाक दवाइयाँ हैं आपका शरीर बर्बाद कर देंगी। इसलिए सोच समझ करके जितनी आवश्यकता हो उतना ही एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए। दवाइयों से डायबिटीज़ बढ़ती है। अक्सर डायबिटीज़ शरीर में इंसुलिन की कमी से
पैदा होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुछ खास दवाइयों के असर से भी शरीर में डायबिटीज़ होती है। इन दवाइयों में मुख्यतया एंटी डिप्रेसेंट, नींद की दवाइयाँ, कफ सिरप तथा बच्चों को दी जाने वाली ADHD अति सक्रियता के लिए जो दवाई दी जाती है वे शामिल हैं। इन्हें दिए जाने से शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और व्यक्ति को डायबिटीज़ का इलाज करवाना पड़ता है। बिना वजह लगाई जाती कुछ वैक्सीन्स लोगों को किसी बीमारी के लिए इलाज के लिए, वैक्सीन वैसे जो है ना किसी भी बीमारी के इलाज के लिए लगाई जाती है, परंतु कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो या तो बेअसर हो चुकी हैं या फिर वायरस को फैलाने में मदद करती हैं। जैसे कि ब्लू वायरस की वैक्सीन। बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन DTaP केवल बी पर्ट्यूसिस से लड़ने के लिए बनाई गई है, जो कि बेहद मामूली बीमारी है। परंतु DTaP की वैक्सीन फेफड़ों के इन्फेक्शन को आमंत्रित करती है, जो दीर्घकाल में व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देती है। और आपकी जो ये वैक्सीन, कोरोना में क्या हो रहा है? कोरोना में अधिकांश लोगों के फेफड़े ही तो खराब हो रहे हैं, फिर वैक्सीन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? इसे यदि उधेड़ा जाएगा तो आम आदमी कैसी प्रतिक्रिया देगा आप समझ जाइए। ज़्यादा पोल पट्टी यदि खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दवाइयाँ कैंसर भी पैदा करती हैं। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, इनसे कैंसर पैदा होने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शरीर में कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स की संख्या बढ़ा देता है, जिससे शरीर में कोशिकाओं के मरने की दर बढ़ जाती है और प्रतिक्रिया स्वरूप कोशिकाएं बेकार होकर कैंसर की गांठ बनाने में लग जाती हैं। एस्पिरिन लेने से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक तथा ब्लड क्लॉट बनने से रोकने के लिए दी जाने वाली दवाई एस्पिरिन से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा लगभग 100 गुना बढ़ जाता है। इससे शरीर के आंतरिक अंग कमजोर होकर उनमें रक्तस्राव शुरू हो सकता है। एक सर्वे में पाया गया है कि एस्पिरिन रोजाना लेने वाले पेशेंट्स में से लगभग 10,000 लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा। एक्सरे, आपके एक्सरे से कैंसर होता है। आजकल हर छोटी छोटी बात पर डॉक्टर्स एक्सरे करवाने लग गए हैं। और एक्सरे ही नहीं, अब तो सीटी स्कैन, बात बात पर सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन में कमीशन ज़्यादा मिलता है ना। क्या आप जानते हैं कि एक्सरे करवाने के दौरान निकली घातक रेडियो एक्टिव किरणें कैंसर पैदा करती है? एक मामूली एक्सरे करवाने में शरीर को हुई हानि की भरपाई करने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। तो आप सोचिए कि ये जो सीटी स्कैन बाद बेबाद कराया जाता है और जिससे 700 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है जो आपके शरीर में जाता है, उसकी भरपाई कैसे होगी? इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सावधान हो जाएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सावधान करने के लिए शेयर करें, और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको दूसरे विषयों की जानकारी लेने में भी आसानी होगी। वे हमारे अब तक के करीब 150 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं उनको देख पाएंगे। यदि सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो जो है उनके सामने होंगे, और जब जिस बीमारी के लिए, जिस परिस्थिति के लिए देखना चाहेंगे वो देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।